गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे ये बताओ, कल जो है हम लोगों ने, कल कह रही हूँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया था? प्लीज टेल मी। खुशबू, नेहा, सुदीप, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया था? एक बार प्लीज बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक किया था? अदिति, नेहा, सुदीप, हिमांशु, याद नहीं आ रहा आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? मुझे गवर्नर स्टार्ट करना है ना, एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या कराया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे स्टेट लेजिस्लेचर से स्टार्ट करना है। एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ, एक बार आप कंफर्म कर दो। फिर बोलना मत कि मैम ये गड़बड़ हो गया, वो हो गया। ठीक है, चलिए बताइए तो। लास्ट क्लास में कहाँ से करना, क्या हमने खत्म किया था? हाँ, यही करना है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो गया था, अब हम लोग जा रहे हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया? पीछे आ गया क्या? रुको 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 रुको, पीछे हो गया। चलिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य कार्यकारिणी। अभिषेक, कुछ पूछना है क्या? हाथ उठाए हो, अनम्यूट कर रही हूँ आपको, पूछो पूछो अभिषेक। मैम चैट डिसेबल कर रखी है आज। अच्छा, डिसेबल कर रखी है, ओके ओके, चलो कोई ना, ठीक है। मैं समझ गई, मुझे यहीं से कराना है स्टेट। मैंने अभी चेक किया अपना बैच का शेड्यूल, वहीं से करा रखना है। ठीक है, चलिए आइए। देखो, हम लोग को क्या पढ़ना है आज? हम लोग को पढ़ना है स्टेट एग्जीक्यूटिव, दैट इज राज्य कार्यकारिणी। क्या पढ़ना है? स्टेट एग्जीक्यूटिव दैट इज राज्य कार्यकारिणी, जो कि आपका भाग संख्या 6 में रखा हुआ है। ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव दैट इज राज्य कार्यकारिणी कहाँ रखा हुआ है? भाग संख्या 6 के अंदर रखा हुआ है। स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब कि राज्य कार्यकारिणी, इसके अंदर आता है राज्यपाल। ठीक है, दैट इज गवर्नर। मुख्यमंत्री आता है, मतलब कि सीएम। आता है मंत्रिमंडल, आके मुख्यमंत्री का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और आता है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, तो इन तीनों को तो हम लोग यही देखेंगे। बट ये जो राज्य का महाधिवक्ता है, इस टॉपिक को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में देखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होता है ना टॉपिक, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राज्यपाल से, दैट इज गवर्नर से। तो ये जो फोटो है ना, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर की है, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, अब मैं इनके बारे में क्यों बता रही हूँ? बिकॉज ये स्पेशल है। सबसे पहली बात ये है कि ये एक पहली महिला गवर्नर थी, और पहली गवर्नर भी थी उत्तर प्रदेश की। और इतना ही नहीं, इनको ना नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला भी बोला जाता है। और इतना ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये सेकेंड महिला अध्यक्ष भी थी, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। दूसरी महिला अध्यक्ष जो थी, वो आपकी थी सरोजनी नायडू। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं राज्यपाल से। जो राज्यपाल है, ये भी आपका भाग संख्या 6 में आता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 153 से लेके 162 तक के अंदर हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जिस प्रकार से हमारे सेंटर में, जिस प्रकार से हमारे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, हमारे केंद्र में प्रेसिडेंट होता है, उसी प्रकार से हमारे स्टेट में, उसी प्रकार से हमारे स्टेट में गवर्नर होता है। जिस प्रकार से हमारे सेंटर में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से हमारे स्टेट में गवर्नर होता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि राष्ट्रपति हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब कि संवैधानिक हेड होता है, वैसे ही देखो, जो राष्ट्रपति है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया होता है, ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। वैसे ही जो गवर्नर होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसका? ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का।
ठीक है। जिस प्रकार से जो आपका इंडिया है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उस प्रकार से जो हमारा राज्य है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है गवर्नर। अब इन दोनों में एक अंतर क्या होता है कि ये जो आपका गवर्नर होता है ना, इसकी अपॉइंटमेंट करता है कौन? राष्ट्रपति। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और साथ के साथ जो गवर्नर होता है ये आपके राष्ट्रपति का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। जो गवर्नर होता है वो क्या होता है? वो आपके राष्ट्रपति का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए आइए कुछ और बातें हम लोग वो जानते हैं। मैंने बता दिया कि जो गवर्नर है आपका, वो जो आपका राज्य का सरकार है और जो गवर्नर है वो पार्ट 6 में पाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ आर्टिकल नंबर 153 से लेके 167 जो है वो आपका राज्य की कार्यकारिणी दैट इज स्टेट एग्जीक्यूटिव को डील करता है। ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? राज्यपाल दैट इज गवर्नर, इसके बाद चीफ मिनिस्टर मतलब कि सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल, एंड एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता। ये 4 लोग होते हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग गवर्नर के बारे में बात करते हैं। गवर्नर को सेम अंडरस्टैंड करेगा ऑन द पैटर्न ऑफ प्रेसिडेंट, बस अंतर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है वो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और गवर्नर जो है वो स्टेट का है। प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो ब्रॉड लेवल पे है, गवर्नर जो है वो शॉर्ट लेवल पे है। और अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नर इज एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही रिप्रेजेंट द सेंटर, वो सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। असली जो शक्तियां होती हैं वो हमारे पीएम के पास और हमारे स्टेट में सेंटर के पास होती है। गवर्नर के पास असली शक्तियां नहीं होती हैं। ठीक है। चलिए, हमारे संविधान ने एक चीज बोली है कि जो प्रेसिडेंट है वो हर स्टेट के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट करेगा। बट आपको पता है कि धीरे धीरे इंडिया में ना स्टेट्स के नंबर जो है वो बढ़ते गए, तो इसलिए हुआ क्या कि ये ऑप्शन आ गया कि ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर हो सकता है। तो ये जो फीचर था ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। इस फीचर को हमने 7th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया था। मतलब एक जो गवर्नर है वो एक से ज्यादा राज्यों में गवर्नर बन सकता है। शेयरिंग ऑफ राज्यपाल जो है वो आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है? तो ये सारी बातें जो मैंने बताई वो सब आपकी शीट में लिखी हुई मिलेंगी आपको। अब कुछ आर्टिकल्स के बारे में आते हैं। तो कुछ बोल नहीं रहा, क्या बात है? अभिषेक, अदिति, हिमांशु, खुशबू, कशिश, नेहा, सुदीप, कोई कुछ बोलने? किसी ने हैंड रेस किया है क्या? चलिए कोई बात नहीं। अभिषेक कुछ पूछना है? अभिषेक कुछ पूछना है, बताइए। मैम आज चैट चैट डिसेबल कर रखी है आपने। मैंने थोड़े किए डिसेबल, रुको मैं देख लेती हूँ। कुछ पूछना है तो पूछ लो, ऐसे ही पूछ लो, वॉइस मैसेज के थ्रू। अब खोले हो तो वॉइस अपना, अब पूछ ही नहीं रहे, भाग गए, कहाँ चले गए भाई? रुको, मैं टेक्निकल टीम को बोल दे रही हूँ कि आप लोग की चैट को अनेबल कर दे। ठीक है, मैं बोल दे रही हूँ। चलो मैंने बोल दिया, आपका जो है चैट अनेबल हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब मैं कुछ आर्टिकल बता रही हूँ आपको। ओके, अब मैं आपको कुछ आर्टिकल बता रही हूँ। चलिए, मैंने बोल दिया है टीम को, अब वो आपको अनेबल कर देंगे। देखो आर्टिकल नंबर 153। ठीक है, एग्जाम में ना हमारे कभी कभी आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 153 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य के पास एक गवर्नर होगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर 153 क्या कहता है कि एवरी स्टेट विल हैव अ गवर्नर। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 155 क्या कहता है कि जो गवर्नर है ना, जो आपका राज्यपाल है ना, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। गवर्नर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। इसके बाद जो आपके चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, जो आपके चीफ मिनिस्टर होंगे वो आपकी मंत्रिपरिषद के हेड होंगे। ठीक है। असली जो शक्तियां हैं वो आपके सीएम के पास ही होंगी। जो आपका राज्यपाल है वो सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होगा।
क्लियर है? तो 153 क्या कहता है, हर राज्य के पास, प्रत्येक राज्य के पास उसका एक गवर्नर होगा। 155 कहता है कि गवर्नर की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद आर्टिकल 157 से लेके 158 जो है ये गवर्नर की क्वालिफिकेशन की बात करता है कि गवर्नर बनने की क्या योग्यता है उसकी बात करता है। अगर आपको गवर्नर बनना है तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होंगे। दूसरी बात, आपकी जो उम्र है वो कम से कम 35 साल होगी। तीसरी बात जो है, आप किसी लाभ के पद पे नहीं होंगे। लाभ का पद का मतलब होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, पहली बात क्या है कि आप क्या होंगे, आप भारत के नागरिक होंगे। दूसरी बात, उम्र कम से कम 35 साल होगी। तीसरी बात, आप किसी लाभ के पद पे नहीं होंगे, आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होंगे। ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे होंगे। तो ये सब क्वालिफिकेशन होती है गवर्नर बनने की। ठीक है, अब देखो गवर्नर बनने के बाद आपका कार्यकाल कितने साल का होता है। एज सच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का जो कार्यकाल है वो नहीं दिया है। बस इतना दिया है कि जो गवर्नर है वो अपनी सीट पर तब तक रहेगा जब तक कि प्रेसिडेंट चाहता है। ठीक है, और एक बात और बता दूं, हम लोग जानते भी हैं कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, तो आपका जो गवर्नर है वो कब तक अपने पद पे रहेगा, जब तक कि प्रेसिडेंट चाहता है। बट इसके साथ ही एक और फीचर हमारे क्वेश्चन के अंदर है, वो ये है कि हम लोगों ने जो फॉर्मेलिटी के लिए गवर्नर को 5 साल का जो है टेन्योर दिया है कि ठीक है 5 साल के लिए आप अपने ऑफिस में रह सकते हो। आप इससे पहले भी अपने आप से आप रिजाइन कर सकते हो, मतलब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देके, या फिर आपको राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, उनके 5 साल से पहले भी। ओके, चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें थी हमारे राज्यपाल के बारे में। अब ये क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है, मुख्यमंत्री हटा सकता है, प्रधानमंत्री या फिर उच्च न्यायालय। इनमें से कौन है जो राज्यपाल को हटा सकता है, बताइए। कोई बता, अच्छा कैसे बताओगे, ओके ओके, रुको रुको रुको। अच्छा, वॉइस मैसेज के थ्रू कोई बताना चाहता है तो बता दे। वॉइस मैसेज के थ्रू कोई बताना चाहता है तो बता दे, है ना। एक सेकंड में बोल दो फिर से। ठीक है, कशिश ने हाथ उठाया है। चलो कशिश पूछिए। मैम मैम राष्ट्रपति हटा सकता है। तेज बोलिए, तेज बोले, आवाज नहीं आ रही है, बहुत धीमे बोल रहे हो आप। राष्ट्रपति हटा सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना धीमे हुए तो मुझे अपना कान जो है स्पीकर पे लगाना पड़ा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। ये जो गवर्नर है उनको उनके ऑफिस से कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट, दैट इज राष्ट्रपति। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना। द रिपोर्ट्स ऑफ द कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम लोग सीएजी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सीएजी, या फिर आप इसको कैग भी बुला सकते हो, relating to the accounts of the states are submitted to which among the following। राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत की जाती है। अब मैं इसको बताने से पहले आपको छोटा सा बताती हूँ कॉन्सेप्ट। ये जो सीएजी होते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं कैग, हम लोग कह रहे हैं कॉम्पट्रोलर, ऑडिटर जनरल, हिंदी में कह रहे हैं नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ये ना आपको सेंटर में भी मिलेंगे और आपको ये स्टेट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो देखो ये करते क्या है, बेसिकली ये ना ये चेक करते हैं कि आपका जो पैसा आपने लिया है वो वाकई में खर्चा किया है कि नहीं किया, कहीं घोटाले वगैरह तो नहीं कर दिए। आपको जरूरत थी 100 रुपए की, आपने 1000 रुपए सैंक्शन करवा लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया। ये सब जो है चेक करता है। तो सेंटर वाला जो कैग है ना, ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। इसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल करता है, मतलब कि पेश करता है। स्टेट वाला जो कैग है ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है गवर्नर को, दैट इज राज्यपाल को। इसके बाद जो गवर्नर है वो अपनी रिपोर्ट को टेबल करता है, उस रिपोर्ट को टेबल करता है विधानमंडल के अंदर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल दूं।
जो ये 2G का घोटाला हुआ, तब तो आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो गए, 2011-10 की बात है। कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ था, 2G का घोटाला हुआ था। तो ये सब घोटाला का कौन पर्दाफाश किया था? कैग किया था। और एक बात बता दूं, जो व्यक्ति एक बार कैग बन जाता है वो दोबारा कैग नहीं बन सकता। मतलब रीअपॉइंटमेंट ऑफ कैग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। आपने जो इसका नाम सुना होगा, जयपुर मेट्रो का। राजस्थान के अंदर जयपुर मेट्रो है। तो कैग ने बोला कि राजस्थान में जो जयपुर मेट्रो है ना, वो एक व्हाइट एलिफेंट है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है ऐसा चीज जो बहुत एक्सपेंसिव है और बेकार का है। तो वो है, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो जयपुर मेट्रो है ना, पहली बात तो जयपुर एलिजिबल ही नहीं था मेट्रो के लिए। मेट्रो उसी शहर में आती जिसके पास एक लिमिटेड आबादी हो। उसके बाद जयपुर मेट्रो को ऐसा बनाया गया है उस इलाके में जहां पे मेट्रो की जरूरत थी ही नहीं। और प्लस मेट्रो का जो किराया है वो कंपैरेटिवली जो आपको ऑटो वोटो का किराया है उससे ज्यादा पड़ जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा डिस्टेंस का भी नहीं है। तो इसीलिए जयपुर मेट्रो जो है वो एक तरह का वेस्ट है, सिर्फ फिजूल खर्ची हुआ है। तो ये बात है आपकी कैग ने बोली है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य के खाते से संबंधित जो आपकी रिपोर्ट है वो कैग पेश करता है गवर्नर को, दैट इज राज्यपाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आपका चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, आप एक बार कमेंट करके देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुदीप, ठीक है। नाउ योर चैट हैज बीन अनेबल्ड, आप चैट करके आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा गवर्नर का टॉपिक, बट अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आगे आएगा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, उस प्रकार से कुछ शक्तियां गवर्नर के पास भी होती हैं। उनमें से एक शक्ति है आर्टिकल नंबर 161। हमें पता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा दान की शक्ति है, आर्टिकल 72 ने उसको दी है। वैसे ही कुछ शक्तियां गवर्नर के पास भी है जो आर्टिकल 161 के अंदर है। गवर्नर भी क्षमादान दे सकता है, बट राष्ट्रपति की तरह नहीं। क्योंकि गवर्नर जो है वो क्षमादान वहीं देता है जहां पे किसी ने राज्य के कानून को तोड़ा है, और राज्य के कानून को तोड़ के उसको जो पनिशमेंट मिली है, ओनली फॉर दैट पनिशमेंट जो है वो गवर्नर उस चीज के लिए माफी दे सकता है। मतलब राज्य का कानून तोड़ेंगे तब आपको सजा मिलेगी, तभी गवर्नर उस सजा को माफी में कन्वर्ट कर सकता है। दूसरा, गवर्नर यूनियन लॉ को ब्रेक करने वाली सजा के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जो है राष्ट्रपति है। कोर्ट मार्शल, दैट इज सैन्य अदालतों की सजा के लिए भी माफी गवर्नर नहीं दे सकता। इसके साथ ही डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड के लिए भी जो है कभी आपको सजा नहीं मिलती है गवर्नर के, सॉरी माफी नहीं मिल सकती है गवर्नर के द्वारा। ठीक है, ओके, इतना क्लियर। तो गवर्नर का जो एरिया है बहुत कम है जब बात आती है हमारे पावर्स की। ठीक है, इतना क्लियर है। बाकी सब जो आपकी पावर है गवर्नर की वो राष्ट्रपति की ही तरह है, बस अंतर क्या है, डेथ के मामले में कुछ नहीं कर पाएगा, कोर्ट मार्शल में कुछ नहीं कर पाएगा, और यूनियन का अगर कोई लॉ ब्रेक किया उसके पनिशमेंट के लिए भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही जो गवर्नर है ना, वो आपके हाई कोर्ट का, मतलब जो भी उसका हाई कोर्ट है उसके राज्य का, उसके हाई कोर्ट के जो आपके मतलब कि जो हाई कोर्ट के जज है, उनसे सलाह लेके जो उस राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनके जज को अपॉइंट करता है, उनको प्रमोट करता है। तो ये सब काम करता है। तो इसके बाद प्रेसिडेंट जब हाई कोर्ट के जज को और बाकी जजेस को अपॉइंट करता है, तो उससे पहले वो गवर्नर से कंसल्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ पावर है गवर्नर की कि कैसे कैसे कंसल्ट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। गवर्नर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, उनको जो है प्रमोट करता है, ये सब बातें। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें जो है मैंने बता दी हैं, वो सब यहाँ पे दी हुई है। तो ये टॉपिक था गवर्नर का, जो बहुत ही छोटा सा था, और एग्जाम के लिए इतना ही इसमें पूछा जाता है। अब मैं आपको यूनियन एग्जीक्यूटिव का दूसरा टॉपिक जो है लेके जा रही हूँ, जिसका नाम है सीएम। ठीक है, सीएम के साथ हम उनका मंत्रिमंडल भी कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो बता दिया जाए, नहीं दिक्कत है तो भी बता दिया जाए। ओके, चलिए, अब देखो सीएम के बारे में पढ़ते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के पहले सीएम। ओके, इनका नाम है जीबी पंत, इनको आप गोविंद बल्लभ पंत भी बुला सकते हो। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिशियन थे। इनका जन्म 10 सितंबर को हुआ था 1887 में।
ठीक है, और इनको भारत रत्न भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज चैप्टर है सीएम, तो इसलिए सीएम का फोटो जो है लगाना तो बनता ही था। अब देखो कुछ आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हुए हैं, और उनके बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं गवर्नर के बारे में, फिर मैं अभिषेक का कमेंट पढ़ के बताऊंगी। आपको पता है कि अगर आप यूपी के होंगे तो आपको पता होगा कि यूपी के जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। गवर्नर जो है आप उसी स्टेट के बन सकते हैं आप जिस स्टेट के मूल निवासी या फिर जिस स्टेट के रेसिडेंट आप नहीं हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बिहार का निवासी है तो वो बिहार का गवर्नर नहीं बन सकता। गवर्नर आप दूसरे ही स्टेट के बनेंगे, अपने होम स्टेट के गवर्नर आप नहीं बन सकते। आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात की है, इसीलिए वो आज उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अगर वो उत्तर प्रदेश की होती तो वो गवर्नर नहीं बन सकती। ठीक है, अभिषेक पूछता है मैम जैसे ये गवर्नर के 5 साल पूरे हो गए और उनकी जगह दूसरा कोई और आ गया तो इनकी पेंशन भी होती है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो एज सच ना पेंशन के बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया है गवर्नर का, बिकॉज गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं और इनकी जो पोस्ट होती है वो प्रेसिडेंट के चाहने पर ही होती है। और जहां तक पेंशन की बात की जाए, पेंशन की बात तब होती है या तो हम लोग सरकारी जॉब में हो, ठीक है, या फिर पेंशन जो है पार्लियामेंट आपकी मतलब कि लेकर आती है एमपीज और एमएलएस के लिए। ठीक है, तो एमपीज और एमएलएस जो है हमारे वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के। बस अंतर क्या है कि लोकसभा वाले डायरेक्टली होते हैं और राज्यसभा वाले इनडायरेक्टली होते हैं। बट गवर्नर जनता का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, वो आपके क्या नाम है, प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। चलिए कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वाली भी नेक्स्ट क्लास मेरी ही है ना, 5 बजे से जो क्लास है वो मेरी ही है। 5 बजे से नहीं, कितने बजे क्लास थी? हाँ 3:45 से 4:45 क्लास है मेरी। इसके बाद 5 o'clock से 6 o'clock की भी क्लास है वो मेरी ही है। ठीक है, आओ आर्टिकल 163 क्या कहता है? कोई बड़ी बात ये नहीं कहता, कोई घिसी पिटी बात कहता है। कहता है कि गवर्नर को सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हमारे पास मंत्रिपरिषद है, और उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है कौन? उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है सीएम। ठीक है, गवर्नर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। गवर्नर को कुछ भी करने से पहले मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक है। ये बोला है आर्टिकल 163। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 164 पे। ये भी कुछ नई बातें नहीं बोलता है। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट करता है। ठीक है, गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट करता है। उसके बाद जो सीएम है ना आपका, वो जो है वो जो है बाकी अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट बनाता है, और लिस्ट बनाने के बाद वो लिस्ट गवर्नर को देता है, फिर गवर्नर वो सारे मंत्रियों को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 167 पे। तो आर्टिकल 167 कहता है कि चीफ मिनिस्टर को जो भी वो कोई निर्णय ले रहा है, प्रशासनिक निर्णय वटेवर, वो सारे वो निर्णय वो किसको देगा? वो सारे निर्णय के बारे में बताएगा वो गवर्नर को, मतलब इंफॉर्मेशन देगा। अब ये नहीं कि सीएम का जो मन है वो करे, गवर्नर को कुछ पता ही ना हो, ऐसा वो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बनते कैसे? तो इसके लिए आपको ना थोड़ी सी बातें पीएम के बारे में याद करनी होगी। ठीक है, मुझे पता है मेरी क्लास जो है बहुत गैप के साथ होती है तो आप लोग भूल जाते होंगे, बट भूलो मत, जो चीजें हैं उसको करंट करो। एसएससी में क्वेश्चन जो है आपके जीएस के, अगर मैं बात करूँ सीजीएल की, तो प्रीलिम से 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन ही आपके पॉलिटी के होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को सीएम बनना है तो कैसे क्या करना होगा? सबसे पहले आपके राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा। आपके राज्य में क्या होगा? आपके राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा का चुनाव होगा, इस चुनाव में जनता पार्टिसिपेट करेगी। जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं और जिनके पास वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम है, वो जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वोट देने के बाद जिस पार्टी को विधानसभा में मेजोरिटी मिलेगी, जिस पार्टी को विधानसभा में मेजोरिटी दैट इज बहुमत मिलेगा, वो पार्टी क्या करेगी? अपने पार्टी में से
ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव में से किसी एक का नाम भेजेगी राज्यपाल के पास, किसी एक का नाम भेजेगी राज्यपाल के पास, गवर्नर के पास। इसके बाद ये जो राज्यपाल है ये क्या करेगा, इस व्यक्ति को एज अ सीएम ऑफ द स्टेट, एज द सीएम ऑफ द स्टेट अपॉइंट कर देगा। तो सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, ठीक है, आपने देखा विधानसभा का चुनाव हुआ, एक पार्टी है मान लीजिए बीजेपी, इसको मिल गई मेजोरिटी, इसको मिल गई बहुमत, तो इसने जो है अपने में से एक नेता को चुना, एक पर्सन को चुना, उसका नाम राज्यपाल के पास भेजा और बोला कि ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेटिव है सीएम के पद का, इसको अपॉइंट कर दिया जाए। तो गवर्नर इसको अपॉइंट कर देते हैं। इसके बाद सीएम के हाथ में आ जाती है बॉल। अब सीएम क्या करता है, अपनी खुद की लिस्ट बनाता है, जहां पे ये खुद से अपना गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वट एवर मंत्री, एक्चुअली विदेश मंत्री तो नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, काइंड ऑफ ऐसे मंत्रियों को चुन लेता है, अपने मंत्री परिषद की लिस्ट बना लेता है। इसके बाद ये लिस्ट ये सौंपता है गवर्नर को और कहता है कि गवर्नर जी ये हमारे मंत्री परिषद है, आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। तो जो गवर्नर है वो सीएम के साथ साथ मंत्री परिषद को भी अपॉइंट करता है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब आगे कुछ बातें बताती हूँ। देखो, अगर आप सीएम बनेंगे तो आपको या तो विधानसभा का मेंबर बनना होगा, अगर आप सीएम बनते हैं तो या तो आप विधानसभा के मेंबर होंगे, अगर आप विधानसभा के मेंबर नहीं है और आपके राज्य में विधान परिषद है तो आप विधान परिषद के भी मेंबर बन सकते हैं। तो सीएम बनने वाला व्यक्ति या तो विधानसभा का सदस्य होगा या तो विधान परिषद का सदस्य होगा। ठीक है, बट अगर वो उस टाइम नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर, विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर इस व्यक्ति को विधानसभा या विधान परिषद में मेंबर बनना पड़ेगा। सेम चीज अप्लाई होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ भी, मंत्री परिषद के साथ भी। ठीक है, मंत्री परिषद का भी जो सदस्य होगा वो या तो विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर होगा। अगर वो उस टाइम नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको जो है विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, अब एग्जाम्पल दे रही हूँ। 2017 में जब यूपी का इलेक्शन हुआ था और उसमें बीजेपी जीत के आई थी, तो योगी आदित्यनाथ जब यूपी के सीएम बने थे तो वो विधानसभा या विधान परिषद किसी के भी मेंबर नहीं थे, वो जो है उनको बाद में विधान परिषद का मेंबर बनाया गया। सेम चीज 2012 में जो है करी गई थी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीत के आई थी तो अखिलेश यादव तो वोट भी नहीं लड़ा था। ठीक है, इनफैक्ट जो है उसने क्या देखा कि हाँ उसकी पार्टी जो है वो जीत गई, तो ऑब्वियस सी बात है, नेपोटिज्म तो था ही, तो उसने बोला कि वो बनेगा सीएम, तो वो सीएम बन जाता है और उसके बाद वो भी जो है विधान परिषद के ही सदस्य के रूप में आते हैं सीएम बन के। सेम चीज मायावती ने भी की, उनकी पार्टी भी जीत गई, तो इसके बाद उन्होंने जीत का श्रेय मतलब की करते हुए सीएम बन गई वो। ठीक है, विधान परिषद का मेंबर बन के। बट इस बार जब 2022 में आपका चुनाव हुआ था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ जो है विधानसभा के मेंबर बन के सीएम बने हैं। क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? कुछ पूछना है तो बताओ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये सब मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कि सीएम क्या होता है, कैसी उसके पास क्या चीज है, संवैधानिक प्रमुख कौन है, पर असली शक्तियां किसके पास है। ठीक है, चलिए अब एक चीज और बताती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, देखिए सीएम अपने मंत्रिमंडल को मिला के, सीएम और उसका मंत्रिमंडल जो है ना, अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सीएम और उसका मंत्रिमंडल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है, सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके प्रति? सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधान सभा के प्रति जो है सीएम और उसका मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल होता है। और वहीं आप अगर बात करो
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करो तो इंडिविजुअल जो है सीएम और मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नर के प्रति। इतना क्लियर है। सेम चीजें हमने पीएम के साथ भी देखी थी, सेम चीजें सीएम के साथ भी है। क्लियर है। वो व्यक्ति सीएम बनता है जिसकी पार्टी मेजॉरिटी मतलब कि बहुमत में होती है, ठीक है, जो कि विधानसभा में होती है बहुमत में, उसी का ही जो व्यक्ति है वो मेंबर बनता है सीएम। अब देखो सीएम का जो कार्यकाल है ना, एज सच कुछ फिक्स नहीं किया गया है। सीएम तब तक अपने पद पे रहता है जब तक उसको जो है गवर्नर चाहता है, प्लस उसको मेजॉरिटी मिली होती है विधानसभा के अंदर, ठीक है। जिस पल उसकी मेजॉरिटी खत्म हो गई, अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही गवर्नर भी सीएम को हटा सकता है अगर जो है बहुमत नहीं रहा है सीएम का उनकी विधानसभा के अंदर, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है, चलिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, सीएम को मिला के उनके मंत्रिमंडल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? सीएम को मिला के जो उनके मंत्रिमंडल की संख्या है वो विधानसभा, जो भी उस राज्य है, जो भी मतलब कि राज्य है, उस राज्य की विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या तो ज्यादा नहीं होगा। तो सीएम और मंत्रिमंडल की जो संख्या है वो कितनी होगी? विधानसभा की संख्या के 15% से या तो बराबर या तो उससे कम, बट 12 से कम भी नहीं होगी, बट 12 से कम नहीं होगी और विधानसभा के 15% से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है? ठीक है। ये सब 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा बोला गया था, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हाँ बिल्कुल हिमांशु, देखो हिमांशु एक्चुअली बात क्या है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ना इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसलिए मैं विधानसभा कह रही हूँ। बट मैं आपको क्लियर कर दूं, आई थिंक हिमांशु यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, ओके, सो आई शुड क्लियर द डाउट। The thing is that Himanshu, legislative, see, legislative assembly means what, Himanshu? Legislative assembly means Vidhan Sabha. Legislative assembly means Himanshu what? Vidhan Sabha, ठीक है। And legislative council means what? Legislative council means what? Vidhan Parishad. Legislative council means what? Vidhan Parishad. Clear है हिमांशु? Any doubt? Please let me know. Okay. खुशबू कोई प्रॉब्लम है बताओ, हिमांशु कोई प्रॉब्लम है बताओ। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपको बता दी। विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड विधान परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। चलिए ओके, अब देखो कुछ ऐसी बातें जो बेसिक सी हैं बट जानना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके खुशबू, दैट्स ग्रेट। जो सैलरीज होती है, जो खर्चे होते हैं हमारे राज्य के मंत्रियों को मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? राज्य के मंत्रियों की जो सैलरी होती है और खर्चे होते हैं, ये सारे जो है डिटरमाइन करती है, बताती है कौन? राज्य की विधानसभा, मतलब कि आपके राज्य के विधानमंडल। राज्य की विधानमंडल डिसाइड करती है कि किन मंत्रियों को, मतलब मंत्रियों को कैसी सैलरी मिलेगी, क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी और क्या खर्चे मिलेंगे। और इनकी सैलरी और खर्चे मतलब पैसे पूसे का जो इंतजाम है वो किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सॉरी स्टेट से, मतलब जो राज्य की संचित निधि है वो राज्य के मंत्रियों की तनख्वाह वनख्वाह देती है, वहां से पैसे निकाले जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें मैंने पहले भी आपको बता दी हैं, ठीक है। अब कुछ और बातें। आर्टिकल नंबर 167, ठीक है, ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 167 हमारे संविधान का कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है ना, ये एक कड़ी है, ये एक लिंक है गवर्नर और हमारे मंत्रिमंडल के बीच में, ठीक है। जो गवर्नर है, जो राज्यपाल है,
और जो हमारा मंत्रिमंडल है उनके बीच की कड़ी है कौन? सीएम है, मुख्यमंत्री है। ये बोलता है आर्टिकल 167। ठीक है। और एक बात और है, जो गवर्नर है ना वो हमको पता है कि वो नियुक्ति करता है किसकी? जो राज्य चुनाव आयोग है उसके चुनाव आयुक्त की। इसके साथ ही जो आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट इज राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके अध्यक्षों और उसके मेंबर की भी करता है। साथ में जो हमारे महाधिवक्ता है, साथ में जो हमारे महाधिवक्ता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल, उनकी भी, क्या हो गया, ये पेन नहीं काम कर रहा, उनकी भी नियुक्ति। ठीक है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, इसकी थोड़ी स्पेलिंग गलत है ना, इसलिए मैं इसको ठीक कर रही हूँ। महाधिवक्ता दैट इज एडवोकेट जनरल, मैं लिख भी दूं, एडवोकेट जनरल कहाँ गया यहाँ पे, हाँ, वो क्या करते हैं, गवर्नर जो है एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के भी जो आपके हेड है उनको अपॉइंट करते हैं। इसके साथ ही जो आपके राज्यपाल हैं वो हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता को अपॉइंट करता है। क्लियर है? तो ये बातें भी जो है कॉमन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। अब कुछ बातें अलग सी, स्पेशल सी। हमें पता है कि जो मंत्रिमंडल है आपके प्राइम मिनिस्टर का, उनको किसने अपॉइंट किया? गवर्नर ने अपॉइंट किया, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम, ऑन द एडवाइस ऑफ द आपके सीएम। बट कुछ ऐसे राज्य हैं जो स्पेशल हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये जो ऐसे आपके 4 राज्य हैं, ठीक है, इसके अंदर गवर्नर जो है वो एक ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, दैट इज जनजातीय मामलों के मंत्री की भी नियुक्ति करता है। पूछो क्यों? क्योंकि ना ये ऐसे राज्य हैं जहां पे आदिवासी पॉपुलेशन रहती है। छत्तीसगढ़ में आपको आदिवासी पॉपुलेशन मिलेगी, झारखंड में मिलेगी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मिलेगी। ठीक है। इसीलिए इन सारे स्टेट्स में एक स्पेशल मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। पहले ये मिनिस्टर बिहार के अंदर भी अपॉइंट किया जाता था, पर जैसे कि हमें पता है कि सन 2000 के अंदर बिहार को काट के झारखंड बना दिया गया, तो जो भी आदिवासी इलाके थे वो बिहार में से हट के झारखंड में चले गए। ठीक है। तो इसलिए 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा बिहार को इस चीज से हटा दिया गया। मतलब बिहार में अब कोई भी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर, जनजातीय मंत्री नहीं नियुक्त किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सीएम गवर्नर का चैप्टर। किसी का कोई सवाल है तो बताओ, सवाल पूछ लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकअप दूंगी, सिंस मेरी क्लास हफ्तों हफ्तों बाद आती है तो आप लोग भूल जाते होगे। ठीक है। चलिए, कुछ पूछना है तो बताओ, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाऊं। उससे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं पास्ट का, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत कनेक्शन हो जाए। अच्छा, खुशबू पूछती है ट्राइबल अफेयर्स का मतलब क्या होता है? जनजाति का मतलब क्या होता है? देखो कोई खुशबू, एक कैटेगरी होती है शेड्यूल्ड ट्राइब, तो हम लोग कहते हैं एसटी, इसको हम लोग कहते हैं अनुसूचित जनजाति। मतलब ऐसे लोग जो पहले के जमाने में जंगलों में रहा करते थे, प्लस वो लैंड, वाटर, सन, हवा, पानी, मिट्टी की पूजा किया करते हैं, प्लस जो उनका फूड होता है बहुत ही ट्रेडिशनल, मतलब बहुत ही मतलब कि क्या बोलूं, शब्द नहीं मिल रहा मुझे, जो मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल का फूड होता है। ठीक है। वो वाले जो लोग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब कि स्पेशली मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, प्रकृति, नेचर की पूजा करने वाले लोग, उनको हम लोग जनजाति के लोग कहते हैं, आदिवासी लोग कहते हैं। तो आदिवासी जो लोग हैं उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका लैंड वगैरह ना अंग्रेज लोग पहले ले लिया करते थे, फिर बाद में हमारे देश के जमींदार थे, बड़े बड़े लोग, वो ले लिया करते थे। तो बेचारे वो वंचित हो जाते थे अपनी जमीन से, तो उनके पास कोई मतलब लाइवलीहुड था नहीं, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। इसीलिए जो है जनजातीय मामलों के मंत्री को बनाया गया, ताकि वो मंत्री जनजाति का जो लोग हैं उनकी समस्याओं को समझे, अंडरस्टैंड करे, उनके भले के लिए काम करे। ठीक है। क्लियर है? तो अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं
ताकि फिर हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप पे चल सके। कुछ पूछना है तो पूछो। एसएससी की बैच है ना ये? कुछ भी कहे तो मैम घर बना ले या कोई फिर जॉब कर ले? जॉब कर ले मतलब घर बना ले? आई कांट अंडरस्टैंड खुशबू। चलिए ओके, एक सेकेंड, किसी का मैसेज और आया हुआ है। हिमांशु, हाँ ठीक है, हिमांशु का हो गया मैसेज। आओ चलो, मैं क्या पूछ रही थी? सी व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव कंप्लीटेड अ टॉपिक पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वाला टॉपिक इज डन, आई गेस यस, पार्लियामेंट टॉपिक इज डन। Apart from parliament, we have also done state legislature. Yes or no? I think yeah, we have done. We have done the union executive, that is president, vice president, PM, and the council of ministers. Apart from that, we've also done the state executive, that is governor and CM and the council of ministers. Now, the next topic that we have to do is local self government. So we'll start with this. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी इसको हम लोग करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। टाइम है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी? वी हैव गॉट 20 मिनट्स ना? हाँ, हो सकता है स्टार्ट। कुछ पूछना है तो पूछो, तब तक मैं आपसे शीट शेयर करती हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता क्या है, कैसे क्या होता है, आइए जानते हैं। कुछ पूछना अपने मैसेज को चैट बॉक्स में डाल दो, मैं तुरंत आपके पास ये शीट शेयर करने के बाद आती हूँ, फिर हम लोग पढ़ते हैं। मैसेज आपका देख के मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। चलिए, शीट शेयर हो रही है, बस एक सेकेंड। शीट, चलिए, मैसेज आया है किसी का। कशिश लिखते हैं, मैम आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, इतना तो न्यूज में भी सीख पाते मैम हैं, इतना तो न्यूज में भी सीख पाते मैम, थैंक यू, ओ माय गॉड, सो स्वीट ऑफ यू। कशिश, अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ चीज अच्छा लगा है तो एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सफलता का ऐप जहाँ से आप डाउनलोड करते हो वहां पे हम लोगों को 5 स्टार दे दो। और अगर मैं पसंद हूँ, मतलब मेरा जो टीचिंग है वो पसंद है, तो मेरा नाम लिख के हार्ट और एमोजीज बना दो, 5 स्टार दे दो। ठीक है, सो दैट विल बी अ बूस्ट फॉर मी, कॉन्फिडेंस मेरा और बढ़ेगा, एंड आई विल डेफिनेटली डू बेटर एंड बेटर फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, आपके सफलता में अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो जाए तो भगवान की ब्लेसिंग होगी, और मुझे आप लोगों की ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड वेल विशेस। ठीक है, वेल विशेस की बहुत आप लोगों की है जरूरत, क्योंकि कब किसकी दुआ का काम आ जाए कोई नहीं जानता। बच्चों की दुआएं बहुत लगती हैं। ठीक है, चलो, अब मैं जाती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ाने। ओके, जिसका नाम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, नाम ही बता रहा है बहुत कुछ, चलिए इस नाम का पोस्टमार्टम किया जाए। लोकल जानते ही हैं, ठीक है, सेल्फ मतलब खुद का, ऑटो, गवर्नमेंट मतलब सरकार। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता है कि ऐसी सरकार जो कि लोकल लेवल पे हो। मान लीजिए हमें नाली साफ करानी है, अब नाली साफ कराने के लिए हम लोग को दिल्ली ना जाना पड़े। ठीक है, ऐसे मुद्दे जो कि अर्जेंटली बेसिस पे सॉल्व होने चाहिए, ऐसे मुद्दे जो कि क्विकली सॉल्व होने चाहिए, ऐसे मुद्दे जो कि इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, उन सारे मुद्दों को
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाले लोग देखते हैं, उसके अंदर आता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको दो जगह मिलेगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको दो जगह मिलेगी, ठीक है। पहला आपको मिलेगी विलेज लेवल पे, जिसको हम लोग कहते हैं पंचायत। एक मिलेगी आपको पंचायत के रूप में और दूसरी मिलेगी आपको म्युनिसिपैलिटीज के रूप में, ठीक है। एक मिलेगी पंचायत के रूप में और दूसरी मिलेगी म्युनिसिपैलिटी के रूप में। क्लियर है? ठीक है। ओके, अब देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया आपको पंचायत में मिलेगी और नगर पालिका में मिलेगी, मतलब म्युनिसिपैलिटी मिलेगी। इसका चुनाव कौन कराता है? तो उससे पहले बता दूं, एक बॉडी होती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। एक बॉडी होती है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। एक सेकेंड, एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, दैट इज चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है चुनाव कराता है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, ठीक है। इसके बाद लोकसभा के सदस्य का, राज्यसभा के सदस्य का, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कराता है चुनाव आयोग, दैट इज इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके साथ ही मैं बता दूं, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसका चुनाव करवाता है कौन? इसका चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयोग। इसका चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। पंचायत का भी और म्युनिसिपैलिटी का भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक कुछ पूछना है तो बताओ। इलेक्शन कमीशन किसका चुनाव कराती है? स्टेट इलेक्शन कमीशन किसका चुनाव कराती है? क्लियर है तो बताइए। चलिए, अब आप देख रहे हो कि मैं पढ़ा रही हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें गांधी जी की फोटो कहाँ से आ गई? गांधी जी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से बहुत प्यार था। अगर गांधी जी का असैसिनेशन 1948 में नहीं हुआ होता तो शायद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात ही कुछ और होती, उसका स्टैंडर्ड ही कुछ और होता, ठीक है। गांधी जी कहते हैं गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 40 है जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, जो कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है अनुच्छेद 40, ठीक है। आइए, ओके, खुशबू किसको कह रहे हो दोबारा? ठीक है, चलो। लोकल गवर्नमेंट में कौन है? पंचायती राज, हिंदी में भी इसको पंचायती राज बुलाते हैं, इंग्लिश में भी इसको पंचायती राज बुलाते हैं। दूसरा है नगर पालिका, दैट इज म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज दैट इज जो आपका ये है, इसको ना 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, 73rd संशोधन के द्वारा कहाँ रखा गया? शेड्यूल नंबर 7 में रखा, सॉरी शेड्यूल नंबर 11 में रखा गया, ठीक है। और इसके साथ ही जो नगर पालिका है इसको 74th अमेंडमेंट के साथ शेड्यूल नंबर जो है 12 में रखा गया, ठीक है। आइए और विस्तार से बात करते हैं। जो एक सेकेंड, एक चीज और बता दूं, क्या गांधी के पहले का नाम, गांधी के पहले का नाम क्या था? गांधी जी के पहले का नाम तो नहीं पता मुझे, क्या पहले का नाम ये? चलो एक बात और बता दो, यहाँ पे आ ही गई हूँ दोबारा तो। ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, इसके फादर कौन है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना, आता है एग्जाम में। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है? लॉर्ड रिपन है, भूलना मत, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर हमारा
पंचायत भी आता है और हमारे म्युनिसिपैलिटी भी आती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अच्छा, लॉर्ड रिपन। अच्छा, ये वाला लॉर्ड रिपन क्या? यहाँ लिखा तो है, कहाँ लिखा है? ये रहा, ठीक है। अरे क्या नाम है, क्लियर है, नोट कर लिया। चले आगे। लॉर्ड रिपन, Lord Ripon is known as the father of local self-government. That's what I want to tell. Okay. अच्छा, आप आंसर दे रहे हैं तो फिर क्या लिख रहे थे खुशबू? चलो फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब कुछ बातें करते हैं। जो पंचायती राज है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना स्थानीय सरकार है। और फादर ऑफ पंचायती राज बोले जाते हैं बलवंत राय मेहता। ठीक है, फादर ऑफ फादर ऑफ फादर ऑफ पंचायती राज बोले जाते हैं बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, इनको हम लोग प्यार से BR मेहता भी बुला सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फादर ऑफ पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट था वो बलवंत राय मेहता ने ही दिया था। ठीक है, ओके ओके। तो पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। अगर जो है गांधी जी जिंदा होते तो शायद पंचायती राज को बहुत पहले ही संवैधानिक दर्जा मिल गया होता। ठीक है, या कुछ और अच्छा हुआ होता इसका। बट खैर, दे रहा है, दुरुस्त है। ओके, चलिए। इसके बाद बता दो, पंचायती राज की जो संस्था है उसके अंदर 3 स्तर हैं। पंचायती राज की जो संस्था है उसके अंदर 3 स्तर हैं। एक है आपका विलेज स्तर, मतलब विलेज लेवल, ग्राम स्तर। उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट स्तर, मतलब मध्यवर्ती स्तर, जहाँ पे हम लोग ब्लॉक पंचायत और पंचायत समिति को देखेंगे। इसके बाद है आपका जिला पंचायत, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, मतलब जिला स्तर, जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 लेवल आप लोग को याद रखना है। और ये 3 लेवल कहाँ कहाँ पे है ये भी आप लोग को याद रखना है, पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इंडिया में पहला ऐसा राज्य कौन सा था जिसने अपने यहाँ पहली बार पंचायती राज को लागू किया। तो इंडिया में जिस स्टेट ने पहली बार पंचायती राज को लागू किया था उसका नाम है नागौर। नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्या नाम है उसका? नागौर डिस्ट्रिक्ट। कब किया था? गांधी जी का बर्थडे कब होता है? 2 अक्टूबर को। साल क्या है? 1959। तो 2 अक्टूबर को पंचायती राज लागू किया गया था। ठीक है, 1959 में, नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद जो है सेकेंड स्टेट कौन सा था? सेकेंड स्टेट था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना था जिसने जो है पंचायती राज को अपने यहाँ लागू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पंचायती राज सिस्टम फॉर, ये जो पंचायती राज ना, ये क्या है? ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बता चुकी हूँ, ऐसे मुद्दे जो कि लोकल लेवल के होते हैं, जो कि स्थानीय सरकार और लोकल पीपल मैनेज करे, वो इसके अंदर आता है। अब कुछ ऐसी कमिटीज थी जो कि पंचायती राज के ऊपर डील करती हैं। सबसे पहले थी बलवंत राय मेहता, BR मेहता। हम जानते हैं कि बलवंत राय मेहता इज द फादर ऑफ द पंचायती राज। और इन्होंने, बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सिस्टम दिया है। बलवंत राय मेहता ने 3 टियर सिस्टम दिया है। इसके बाद आता है अशोक मेहता। अच्छा, ये देखो, बलवंत राय मेहता ना 1957 से लेके 1956 तक के पर्सन है। मतलब इसी टाइम जो है इनका ये सब हुआ था लॉन्च पर पंचायती राज वाला। उसके बाद अशोक मेहता। अशोक मेहता ने कहा था 3 टियर नहीं चाहिए, कितना चाहिए?
2 ईयर जाएगा। उसके बाद जो है अशोक मेहता ने कहा कि जब लोटस लगाया जाता है, सॉरी लोटस कह रहे हैं, अशोक मेहता ने कहा कि ये जो न्याय पंचायत है ना, न्याय पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है वो अशोक मेहता लेकर आते हैं। कैसे? अशोक मेहता का कहना था कि देखिए हमारा जो न्यायालय है वो जिला में होता है, ठीक है? हमारा जो न्यायालय वो कहाँ होता है? वो जिला में होता है, और जिला जो होता है वो गाँव से बहुत दूर होता है। अब उस टाइम की बात है 1977 की, अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 की। तो 1977 में ना मेट्रो थी, ना अच्छी सड़कें थी, ना अच्छे रोड्स थे, ना बहुत अच्छे जो है व्हीकल्स थे, ना बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन था। तो होता क्या था कि लोग पैदल ही एक दिन पहले चले जाते थे, या फिर बड़ी मुश्किल से जो है जाते थे वहाँ पे शहर वगैरह। तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था लोगों का, तो समस्या भी जो है लोगों को झेलनी पड़ती थी। तो अशोक मेहता ने कहा कि क्यों ना हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह न्यायालय स्टार्ट कर दें, मतलब कि न्याय पंचायत स्टार्ट कर दें, इससे अच्छा होगा। तो ये जो है एक तरह से रिकमेंडेशन दिया था अशोक मेहता ने 2 टियर सिस्टम का, और उसका क्या बोलते हैं, न्याय पंचायत का, ठीक है? इसके बाद तो इतना इम्पोर्टेंट कोई है नहीं, एल.एम. सिंह भी इम्पोर्टेंट है। एल.एम. सिंह भी कमेटी ने जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान कराया था हमारी पंचायत को, ठीक है? तो इनका नाम ध्यान रखना। फिर आते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंदर है, ठीक है? क्या हो रहा है? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। मैं क्वेश्चन पूछने लगूंगी, नोबडी इज आंसरिंग। चलिए आर्टिकल 40 पे आते हैं। आर्टिकल 40 जो है ना ये डीपीएसपी के अंदर है। आर्टिकल 40 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, दैट इज पंचायत के संगठन की बात करता है, ठीक है? आर्टिकल 40। तो इसमें कुछ पूछना है तो बताओ, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, तो ये सब बातें जो है मैंने बता दी कि पहले आपका राजस्थान के नौगौर में जो है बनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। सेकंड राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। अब 3 ऐसे राज्य हैं भारत के जहां आज तक पंचायती राज लागू नहीं हुआ है। वो 3 राज्य को याद करने के लिए ट्रिक है मी मीना। वो 3 राज्य को याद करने की ट्रिक है मीना, जहाँ पे मी है मेघालय, एमआई से है मिजोरम, और ना से है नागालैंड। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ आज भी पंचायती राज लागू नहीं हुआ है, ठीक है? ऑन द अदर हैंड दिल्ली ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे पंचायती राज लागू नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये सब बातें मैंने बता दी। अब ये जो टॉपिक है ना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास 3 मिनट 2 मिनट बचे हुए हैं, और 2 मिनट में ये हो नहीं पाएगा। मैं क्या बताने वाली हूँ? मैं बताने वाली हूँ जो 73rd अमेंडमेंट था 1992 का, उसने पंचायती राज में ऐसी क्या अपनी छाप छोड़ी कि पंचायती राज जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है? ये सब ओके। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद पंचायती राज को खत्म करेंगे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को खत्म करेंगे। उसको करने के बाद हम जाएंगे इमरजेंसी पे। अगर टाइम लगा तो इमरजेंसी पे जाएंगे, अदरवाइज हमारे पास जुडिशरी भी है, वहां भी जा सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है? तो मिलिए अभी 4:45 कितने बजे क्लास है मेरी? 5 बजे है कि 5:15 वो कंफर्म करना। क्लास कितने बजे नेक्स्ट? 5:15 की 5? 5 बजे, ठीक है फिर। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, मिलते हैं 5 बजे, और इसको खत्म कर लेंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है ये। इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। एज यू विश वाला टॉपिक होगा जो आप बोलो, ठीक है? तो मिलते हैं 5 बजे। चलिए, ओके, बाय बाय।